भारतीय कानून के तहत अगर कोई भी लावारिस डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है तो पुलिस उस डेड बॉडी को 72 घंटों तक अपने पास रख सकती है। और अगर इन 3 दिनों के अंदर उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं हो पाता है तो खुद पुलिस ही उसका अंतिम संस्कार कर देती है। आज की कहानी में पुलिस को एक लावारिस डेड बॉडी बरामद तो होती है, पर अगले ही दिन कुछ लोग थाने में पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब मरने वाला व्यक्ति हमारे दूर का रिश्तेदार है। उसका कुछ प्रमाण पत्र भी दिखाते हैं। पुलिस सारा प्रमाण पत्र देखने के बाद डेड बॉडी उनके हवाले कर देती है। वे लोग भी डेड बॉडी को लाने के बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। लेकिन तभी अगले दिन एक और व्यक्ति थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब आप लोग को जो डेड बॉडी बरामद हुआ है दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भाई है। जैसे इस तरह की बातें कहता है ये सुनकर पुलिस को भी बड़ा अजीब सा लगता है। पुलिस कहती है कि क्या तुम्हारे पास उसका कोई प्रमाण पत्र है? वो व्यक्ति भी कई तरह का प्रमाण पत्र दिखाता है, जिसे देखने के बाद पुलिस भी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी चौंक जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है इटावा, और इसी इटावा का एक जगह पड़ता है सुंदर रेलवे फाटक। बात कर रहा हूं मैं 4 फरवरी 2024 की सुबह सुबह। दरअसल इसी सुंदर रेलवे फाटक किनारे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा था। जैसे ही लोग उस डेड बॉडी को देखते हैं, इस बारे में स्थानीय पुलिस को खबर देते हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल में पहुंचती है और उस डेड बॉडी को चेक करती है। मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 40 से 42 साल के आसपास थी। दरअसल वो ट्रेन के लपेटे में आ चुका था, जिसकी वजह से उसका चेहरा भी बुरी तरीके से बिगड़ चुका था। वहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद थे। पुलिस उन तमाम लोगों से उस डेड बॉडी का शिनाख्त कराने की कोशिश करती है, पर कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में भेज देती है और साथ ही साथ इस बात की जानकारी आसपास के इलाकों में दे देती है। जैसे ही एक दिन का समय गुजरता है, अगले ही दिन 4 लोग थाने में पहुंचते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब मरने वाला व्यक्ति हमारे दूर का रिश्तेदार है, जिसका नाम है अतुल कुमार। ये लोग अतुल कुमार के आधार कार्ड और वोटर आईडी भी पुलिस को देते हैं। पुलिस वह सारा डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद डेड बॉडी इन चारों के हवाले कर देती है। जैसे ही एक दिन का और समय गुजरता है, एक और व्यक्ति थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं औरैया का रहने वाला हूं। दरअसल मुझे खबर मिली है कि 2 दिन पहले आप लोग को एक डेड बॉडी मिला है। उस डेड बॉडी को जब मैंने देखा तब मुझे पता चला कि दरअसल ये मरने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भाई सत्यवीर राजपूत है। जैसे ही व्यक्ति सत्यवीर राजपूत के बारे में कहता है, ये सुनकर पुलिस भी एकदम से हैरान हो जाती है। पुलिस कहती है कि क्या तुम्हारे पास सत्यवीर का कोई प्रमाण पत्र है? वो व्यक्ति भी सत्यवीर राजपूत के नाम से कई तरह का प्रमाण पत्र देता है। व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरा भाई मानसिक तौर पर बीमार था, उसका आगरा हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा था। कुछ दिन पहले वो कुछ काम के सिलसिले से इटावा शहर आया था, लेकिन जब हमने उस डेड बॉडी को देखा तब हमें मालूम चला कि सत्यवीर ट्रेन के लपेटे में आ चुका है। जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस उसको काफ़ी सारे फटकार लगा देती है, लेकिन वो व्यक्ति भी पुलिस से भिड़ जाता है। पुलिस कहती है कि कल 4 लोग आए थे और उसका नाम अतुल कुमार बताकर डेड बॉडी अपने साथ लेकर के चले गए। लेकिन वो व्यक्ति पुलिस से कहता है कि नहीं साहब, वो मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भाई सत्यवीर है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आगरा हॉस्पिटल में जाकर पूछताछ भी कर सकते हैं। पुलिस भी उस व्यक्ति की बात मान लेती है और आगरा के उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे सत्यवीर का इलाज चल रहा था। पुलिस जब जाकर के हॉस्पिटल में जांच पड़ताल करती है तब पुलिस को मालूम चलता है कि वाकई में मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सत्यवीर था। जैसे ही सत्यवीर का शिनाख्त हो जाता है, उसके बाद से पुलिस जो 4 लोग आकर के अतुल कुमार के नाम पे डॉक्यूमेंट्स दे करके गए थे, उसके आधार कार्ड और वोटर आईडी को चेक करती है। लेकिन पुलिस जब अतुल कुमार के नाम से आधार कार्ड और वोटर आईडी को चेक करती है तब पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल वो सारा डॉक्यूमेंट फर्जी था। जैसे ही फर्जी होने का सबूत मिल जाता है, पुलिस अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार वो चारों लोग कौन थे जो अतुल कुमार का डेड बॉडी बताकर अपने साथ लेकर के चले गए। उसके बाद से पुलिस उन चारों को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उन चारों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस ढूंढते हुए अपनी जगह से जैसे ही थोड़ी दूरी पर जाती है, पुलिस को एक सीसीटीवी दिखाई देता है। पुलिस जब उस सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को चेक करती है, आखिरकार उस सीसीटीवी में चारों दिखाई दे देते हैं। उनमें से 3 की तो पहचान नहीं होती है, लेकिन एक के बारे में पुलिस को मालूम चल जाता है। दरअसल उस व्यक्ति का नाम है हेतराम मित्तल। हेतराम जिसकी उम्र है लगभग 50 साल, जो इटावा शहर का रहने वाला है। हेतराम जो पेशे से एक वकील है। पुलिस को जैसे ही हेतराम की सारी डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस अपने टीम के साथ हेतराम के घर पे जाती है और उसे
अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और सबसे पहले हेतराम से पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ 3 लोग जो आए थे वो कौन है और तुम उस डेड बॉडी का अतुल कुमार का नाम बताकर अपने साथ क्यों लेकर के गए थे। हेतराम सारी सच्चाई पुलिस के सामने बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है, लेकिन हेतराम जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है। हेतराम जो ऑलरेडी शादीशुदा है, हेतराम की पत्नी का नाम है शिखा अग्रवाल। हेतराम के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन हेतराम का अपने ही इलाके की रहने वाली एक 22 साल की लड़की मुस्कान आस्था से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। मुस्कान जो ऑलरेडी शादीशुदा है, मुस्कान के पति का नाम है अतुल कुमार। हेतराम का जब मुस्कान के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी मुस्कान के ससुराल वालों को भी मालूम चल जाता है, लेकिन हेतराम और मुस्कान शादी करने का फैसला कर लेते हैं। मुस्कान भी हेतराम से शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हो जाती है क्योंकि मुस्कान को लगता है कि हेतराम के पास ढेरों सारी दौलत है। लेकिन इस बात की जानकारी जैसे ही मुस्कान के ससुराल वालों को मालूम चलता है, मुस्कान के ऊपर दबाव ही नहीं डालते हैं बल्कि हेतराम के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हेतराम पीछे नहीं हटता है, ना ही मुस्कान पीछे हटती है। मुस्कान आकर के हेतराम से कहती है कि मेरे पति को रहते हुए हम दोनों कभी शादी नहीं कर सकते हैं। इस पे हेतराम मुस्कान को सुझाव देते हुए कहता है कि क्यों ना तुम्हारे पति को इस दुनिया से हटा देते हैं, उसके बाद से हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही मुस्कान के पति को मारने की बात कहता है, मुस्कान एकदम से डर जाती है। मुस्कान कहती है कि अगर मेरे पति की हत्या की गई हम पकड़े जाएंगे और उसके बाद से हमें जेल भी जाना होगा, कोई और रास्ता निकालो। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन हेतराम फिर से मुस्कान से मुलाकात करता है और कहता है कि मेरे पास एक बेहतर प्लान है, क्यों ना तुम्हारे पति के नाम पर एक कोई डेड बॉडी हम बरामद करते हैं, उसका अंतिम संस्कार भी कर देंगे, सबको लगेगा कि तुम्हारे पति की मौत हो गई, फिर उसके बाद से हम शादी भी कर लेंगे। जब इस तरह का प्लान मुस्कान के सामने रखता है, मुस्कान को अच्छा तो लगता है, लेकिन साथ ही साथ मुस्कान हेतराम के सामने सवाल खड़ा कर देती है कि डेड बॉडी आएगा कहाँ से। हेतराम कहता है कि तुम उसकी फिक्र ना करो। उसके बाद से हेतराम एक डेड बॉडी के फिराक में लग जाता है। साथ ही साथ इस बारे में अपने 3 दोस्तों से बताता है, जिसमें से एक का नाम है फारूक, दूसरे का नाम है तस्लीम और तीसरे का नाम है फुरकान, जो हेतराम के इलाके के ही रहने वाले हैं। उसके बाद से ये चारों मिलकर के सबसे पहले अतुल के नाम पे आधार कार्ड और वोटर आईडी का फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं और फिर एक डेड बॉडी के फिराक में लग जाते हैं। जैसे ही धीरे धीरे समय गुजरना शुरू होता है, अचानक 5 फरवरी को हेतराम को मालूम चलता है कि सुंदर रेलवे फाटक पे पुलिस को एक लवारिस डेड बॉडी बरामद हुआ है। इससे पहले कि सत्यवीर के घर परिवार वाले पुलिस से जाकर के कांटेक्ट करते, हेतराम अपने तीनों दोस्तों को लेकर के थाने में पहुंच जाता है और अतुल कुमार के नाम पर आधार कार्ड वोटर आईडी पुलिस वालों को दिखाते हुए कहता है कि साहब अतुल कुमार हमारे दूर का रिश्तेदार है। उस डेड बॉडी से जो कपड़े, जूते और घड़ी जो मिला था उन्हें देख करके शिनाख्त करते हुए कहता है कि साहब ये डेड बॉडी किसी और का नहीं बल्कि अतुल का ही है। जैसे ही सारा डॉक्यूमेंट दिखाता है, पुलिस भी उस डॉक्यूमेंट को सीरियस तरीके से नहीं लेती है और आखिरकार उस डेड बॉडी को हेतराम और उसके दोस्तों के हवाले कर देती है। इधर हेतराम जब उस डेड बॉडी को लेकर के आता है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका अंतिम संस्कार भी कर देता है। लेकिन इससे पहले कि हेतराम अपने प्लान के तहत आगे का काम करता है, पुलिस हेतराम तक पहुंच जाती है। इस बात की जानकारी जब हेतराम की पत्नी शिखा को मालूम चलता है, तो शिखा भी पुलिस वालों से आकर के कहती है कि साहब मेरे पति ने एक नहीं बल्कि इससे पहले 3 और शादियां कर चुका है। दरअसल मेरा पति भोली भाली लड़कियों से, पैसे वाली लड़कियों से शादी करता है, कुछ दिन उनके साथ समय बिताता है, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और सारा पैसा लूटने के बाद उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। मैं भी अपने पति से काफ़ी तंग आ चुकी हूँ, इसीलिए मैं भी अपने पति पे मुकदमा दर्ज करा चुकी हूँ। वाकई में हेतराम जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस हेतराम के तहरीर पर हेतराम के तीनों दोस्तों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर अगले दिन इन्हें जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।